Okay, the later Vedic age. Now, in this, we have to study the transition to the state and the social orders. So, later Vedic age ये जो पीरियड है, ये 1000 BC से 600 BC तक का माना जाता है. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, तो जिसका रिफ्लेक्शन समाज के या लाइफ के हर फील्ड में देखा गया. अब ऋग्वेदिक पीरियड में अगर तुम वेदों की बात करो तो सिर्फ वेद लिखे गए थे. इंडिया के बाकी के जितने भी एंशियंट टेक्स्ट है वो सब लेटर वैदिक एज के, इंक्लूडिंग द एपिक्स, रामायण एंड महाभारत एंड द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ इट द गीता, ये सब बाद में आया. ओके, सो लेटर वैदिक एज में अब हमें ये का जो पीरियड है इट डेट्स बैक फ्रॉम 1000 BC टू अराउंड 600 BC, बिकॉज 500 something for 550 or 546 BC onwards starts the age of बुद्धा. ठीक है, और फिर उसके बाद जो किंगडम्स बनने शुरू हुए उनका उनका एज, नया ईरा शुरू होता. तो लेटर वैदिक एज का जो रिफ्लेक्शन है वो हर जगह पे था, in terms of the literature that was composed, in terms of economy, in terms of the political organization, then in terms of social organization and the gods, rituals और even जो philosophies है वो सभी कुछ इस पीरियड में चेंज हुआ. तो फिलोसॉफीज में भी, जैसे हमने इसका पहले भी एक इंट्रोडक्शन के टाइम पे जिक्र किया था, 6 मेन स्कूल है फिलोसॉफी के, ऐसे तो और उसके सब पार्ट्स बहुत सारे हैं. अब ऑफ कोर्स तुमको उसके डिटेल्स में नहीं जाना है, जितना एनसीईआरटी की किताब में वो इट इज जस्ट वन ऑफ द चैप्टर्स. अदरवाइज जो एक एक फिलोसॉफी के एक एक स्कूल ऑफ थॉट है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि एक को स्टडी करने में कई महीने लग जाएंगे. ओके, सो द मेन स्कूल्स आर सांख्य, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, देन वेदांत, ऑलराइट, और योगा. ऐसे 6 स्कूल्स है जिनके बारे में हमको करना है, तो वो सब भी इसी पीरियड में शुरू हुए. और रिगार्डिंग गॉड्स, तो हिंदू रिलीजन एज सच बोलोगे तो उसका मेजर मेटामॉर्फोसिस जो है वो इस पीरियड से शुरू हुआ. सो इवन द प्रीवियस गॉड्स वर नो लॉन्गर वर्शिप्ड, नए गॉड्स आए. तो इसमें जो तुम्हारा 3 लेयर्ड जो ट्रिनिटी है अपनी, नॉट लेयर्ड, द ट्रिनिटी दैट इज ब्रह्मा विष्णु महेश, इसकी उत्पत्ति या इसकी शुरुआत, इनकी पूजा की और इसकी शुरुआत भी यहाँ से हुई. ठीक है, तो अभी इन्हीं को एक एक करके हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो टू द पीपीटीज. तो अब ये है कि ये जो लेटर वैदिक फेज है, अब ये जैसे 600 BC यहाँ लिखा है, it can be 500. Some books it has been written 500 BC. In NCERT it is written 500 BC. Okay, in some books they calculate it as 600 BC. So anyways it doesn't matter because वो वैसे ही बहुत पुराना एज हो चुका है. तो इसमें जो वेद है, वेद बेसिकली क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स और मंत्रास. ओके, एंड दे वर कलेक्टिवली नोन एज द समहितास. तो ऋग्वेद समहिता इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट. उसमें ऋग्वेद समहिता जो है वो सबसे ओल्ड टेक्स्ट है. फिर उसमें आते हैं तुम्हारे यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास, द आर्यण्यक्स. ऑलराइट, तो ये सारी जो चीजें हैं ये तुम्हारी ये वेदों के बाइफर्केशन है. तो फिर सामवेद क्या है? अब सामवेद जो है वो वेदों को का मत, वेदों को एक्चुअली ये कैसे करना है, उसको उसको मंत्र एक्चुअली ट्यून के, उसको किस ट्यून में उसको रिसाइट करना है, ये सामवेद में लिखा है. इट इज जस्ट लाइक सपोज कोई गाना है, कोई मूवी, जो सपोज पिक्चरों के भी जो गाने होते हैं, मूवीज में जो गाने होते हैं, हिंदी मूवीज में, वो कोई लिखता है तो वो हो गया लिरिसिस्ट. ऑलराइट, लेकिन वो जब लिरिसिस्ट लिखता है तो वो सिर्फ वो गाने का स्ट्रक्चर लिखता है, दैट्स इट. तो अब वो गाना ऐसे कोई पढ़ के सुनाएगा तो वो तो चलने नहीं वाला. सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ मेलोडी, राइट? So that it should sound also better, and basically people should enjoy singing it.
तो यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर का रोल आता है। तो म्यूजिक डायरेक्टर उस वो जो लिखे हुए वर्ड्स है उनको म्यूजिक के साथ ट्यून देके उसको गाने में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए नो वंडर कितने सारे गाने जो अदरवाइज अगर तुम वैसे पढ़ोगे जस्ट लाइक दैट, वो दे वुड मेक एनी सेंस, बट उसको म्यूजिक मतलब जब वो गाना एक्चुअली बन के आता है तो वो एक सुपर हिट सॉन्ग बन जाता है। ऑलराइट, व्हाई? बिकॉज उसमें एक मेलोडी आई है। तो मंत्रों को उच्चार कैसे करना है और वो कैसे मेलोडियस वे में कैसे बोले जाएंगे, ये लिखा है सामवेद में। ओके, देन कम्स द यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में का जो बेसिक ये है, इसमें ये जो मंत्र का उच्चारण तो हम सामवेद में आ गया, लेकिन इन मंत्रों के साथ कौन कौन से रिचुअल्स एसोसिएटेड होंगे। रिचुअल्स का मतलब हो गया कर्म कांड। तो अब यज्ञ होगा तो फिर उसमें उसको कैसे सजाना है, फिर क्या करना है, उपवास रखना है, तुमको फूलों से कैसे सजाना है, देन आपको कितनी अगरबत्तियां लगानी, कितना किलो घी डालना है, कि वो कितनी सुपारियां रखते हैं उसके बगल में, वो करना है, यानी ऑल दीज थिंग्स, ये जो सारी चीजें रिचुअल्स उससे एसोसिएटेड जो है वो है यजुर्वेद में। फिर अथर्ववेद जो है, अब अथर्ववेद वैदिक लोगों ने ये यहाँ के नेटिव्स के कांटेक्ट में आने की वजह से कुछ चीजें वेदों में ली गई है। तो ये अथर्ववेद बेसिकली दे कंटेन द चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ डिजीजेस, यानी जो अब जैसे यहाँ के नेटिव में अब जो झाड़ फूक और ये सारे कुछ होंगे, तुमको यानी जितनी भी बुरी चीजें उसको हटाने के लिए और बीमारियां भी ना हो उसको हटाने के लिए जो झाड़ फूक और कुछ ऐसी जो रिचुअल्स एसोसिएटेड उससे चीजें होती है, उन सब का मेंशन किया गया है अथर्ववेद में। तो उसके बाद एक टेक्स्ट आता है ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणास जो है वो है तुम्हारे जिसमें रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले हैं सारे के सारे मंत्रों के, हाउ रिचुअल्स के साथ उसको कैसे करना। और उसके अलावा उन ब्राह्मणों में ब्राह्मणास ये जो है, ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वर्ण, ये क्लास ऑफ लिटरेचर है। ओके, so in this brahmanas it is mentioned that the social and religious significance of or meaning of the rituals is mentioned। तो ये तुम्हारे बेसिक वैदिक टेक्स्ट है जो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए। तो अब जैसे अगर हम इसको ऐसे देखें तो द एंटायर क्लास ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, सो आई विल जस्ट राइट हियर एंशिएंट लिटरेचर। ओके, and it has two branches. One branch is called the Shrutis. Okay, now I am writing with a mouse Shruti, and this is called the Smrutis. Another branch is called Smritis. Okay, तो अब ये जो श्रुति है, श्रुति में फिर क्या क्या आता है? तो श्रुति में सबसे पहले तो तुम्हारे आते हैं वेद, जो मेन वेद है जो ऋग्वेदिक पीरियड में लिखे गए। ठीक है, फिर उसके जो बाकी के पार्ट्स है वो, जैसे कि इसके बाकी के पार्ट्स कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, ओके, सामवेद, देन अथर्ववेद, ये इसमें आ गया। देन अनदर पार्ट ऑफ श्रुतिज, another part of Shruti is the Brahmanas. ठीक है, I won't write the entire spelling, the Brahmanas. Then next is the Aranyaks. अरण्यक जो है इनको फॉरेस्ट टेक्स्ट कहा जाता है। यानी ये फॉरेस्ट टेक्स्ट कहाँ से आया? एक्चुअली ये उन लोगों ने लिखे हैं जो जिन्होंने एक्चुअली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लिया है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैसे लेंगे? तो वो जो ऋषि मुनि लोग है और जिन्होंने जंगलों में रह के तपस्या जो करते थे और उन्होंने अपना जो भगवान के साथ जो भी नाता जोड़ा होगा, मतलब ऑफ कोर्स वो उस चीज को तुम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते या हम उसके बारे में बात, तो हम उसके बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि वो एक चीज होती है जो एक्सपीरियंस लेनी होती है
थ्रू मेडिटेशन। तो वो जिसने लिया है वो उसी को उसका एक्सपीरियंस आता, बट नेवरदलेस उन्होंने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए होंगे वो एक क्लास ऑफ लिटरेचर में कंपाइल किए गए, एंड दोज आर कॉल्ड द अरण्यक्स। सो दे आर ऑल्सो नोन एज द फॉरेस्ट टेक्स्ट। ओके, और फिर आते हैं इसी में अरण्यक्स के अलावा एक और जो नेक्स्ट क्लास ऑफ लिटरेचर जो आता है श्रुतिज में, वो है उपनिषद। उपनिषद, तो इनको उपनिषद बेसिकली क्या है? इसको उपनिषद का एक दूसरा नाम है वेदांत। वेदांत मतलब वेदों का अंत। तो वो वेदों का अंत कैसे, और उपनिषद फिर एग्जैक्टली क्या है? तो अब इन वेदों में कई सारी जो चीजें हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, और कई सारी इसमें जैसे अब इसमें वर्ण व्यवस्था का भी मेंशन किया गया है, तो इन सबको जैसे प्यूरिफाई करके तुमने उसका एक निचोड़ बनाया है, ऑलराइट, और वो जो निचोड़ है वो तुमने एक क्लास ऑफ लिटरेचर में रखा है, एंड दैट इज कॉल्ड द उपनिषद। तो ऐसे 108 उपनिषद है, ठीक है, और एक एक उपनिषद की एक मतलब हर एक का कोई एक यूनिफॉर्म साइज नहीं है। अब जैसे मंडूक के उपनिषद जो है, जहाँ से हमने अपना जुडिशरी का लोगो लिया सत्यमेव जयते, वो सिर्फ 2 पन्नों का है। देन देर आर सम उपनिषद विच आर इन वॉल्यूम्स, एक एक उपनिषद के 2-3 बड़े बड़े बुक्स है। तो ऐसे टोटल 108 उपनिषद है। ओके, और ये सारे जो उपनिषद है ये सारे वेदों का प्यूरिफिकेशन है। तो इसीलिए कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स और कई लोगों ने जैसे इवन इंक्लूडिंग स्वामी विवेकानंद, ही बेसिकली एडवोकेटेड द उपनिषद्स बिकॉज दे आर रैशनल एंड प्रैक्टिकल इन आउटलुक। और उसमें दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ये सब पूजा पाठ कर्म कांड को टोटली इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। सो यू हैव टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन विथ योर गॉड, तो उसके लिए तुमको एक कैसी लाइफ जीनी चाहिए और कैसे तुमको मेडिटेट करना चाहिए और कैसे एक वर्चुअस लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जीनी है, वो उसमें मेंशन्ड है। तो ये भी लेटर वैदिक पीरियड में आया। ऑफ कोर्स लेट उपनिषद जब फाइनल बनने शुरू हुए या इसका फाइनल कंपाइलेशन जब हुआ, दैट दैट एज आल्सो कोइंसाइड्स विद द एज ऑफ बुद्धा। तो उपनिषद में बुद्धिज्म का भी कई सारा एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ओके, एंड बुद्धिज्म तो फिर वो इट इज ओनली अ वे ऑफ लाइफ। बुद्धिज्म, बुद्धा ने तो ये नहीं बोला था कि मैं कोई रिलीजन शुरू कर रहा हूँ, ही ओनली टोल्ड एक कैसे एक वर्चुअस लाइफ जीनी है, और उसके लिए अष्टांग मार्ग बताया था। तो ये उपनिषद है। और फिर फाइनली अब उपनिषद जो है वो कैसा हो गया कि तुम्हारे 108 है, संस्कृत में है, और फिर बहुत वास्ट है। एक कॉमन मैन को कैसे समझ में आएगा? कॉमन मैन क्या उपनिषद पढ़ेगा? यानी उस उपनिषद है तो सही, लेकिन उसका फायदा क्या है? उसका फायदा क्या, जो भी है या नहीं है, लेकिन एक कॉमन मैन को उपनिषद कैसे समझ में आएगा? इतना इंपॉर्टेंट लिटरेचर और ये है। तो उसको फिर उसको फर्दर प्यूरिफाई करके वो लिखा गया है गीता में। गीता, ओके। सो गीता जो है वो देखा जाए तो इन सब का एक फाइनल निचोड़ है। और अब एक इसमें प्रॉब्लम ये है सिर्फ कि गीता भी जब लिखी गई थी वो भी तो संस्कृत में लिखी गई थी, वो कॉमन मैन को समझ में आती नहीं थी। और देखा जाए तो आज की भी डेट में गीता कितने लोग पढ़ते हैं? हिंदूज, मतलब हिंदूज की सबसे सेक्रेड बुक अगर कोई है तो वो गीता है। तो गीता एक्चुअली, व्हाट इज गीता? यू ऑल नो व्हाट इज रिटन, व्हाट इज गीता अबाउट? यानी इट इज बेसिकली a compilation of the sermons given by Krishna to Arjun on the battlefield of महाभारत, ठीक है। तो अर्जुन के कुछ सवाल थे। अर्जुन का सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं अपने भाइयों के साथ क्यों लड़ाई करूं। तो उसमें फिर कृष्णा ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वो क्या है धर्म और क्या है लड़ाई। तो उस चर्चा में सब वेद ब्राह्मण अरण्यक और इन सब का एक निचोड़ उभर के आता है। और वो जानबूझ के महाभारत का पार्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर उसको तुम वैसे नहीं करते तो वो पॉपुलर नहीं हो पाता। हाउ विल पीपल मेक सेंस आउट ऑफ इट? हाउ विल पीपल इवन गेट इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट?
तो वो सारी चीजें फाइनली कंपाइल होके गीता में आती है। अब गीता में प्रॉब्लम यही है कि वो शुरुआत से ही वो संस्कृत में रही है और बाद में अभी उसके सब अनुवाद वगैरह आ गया, हर भाषा में उसके अनुवाद होंगे, लेकिन वो अनुवाद होने के बावजूद भी नाउ इट्स टू लेट टू गेट इट पॉपुलराइज। अब जैसे हर मुसलमान के घर में कुरान की किताब होती है, हर क्रिश्चियन के घर में बाइबल होती है, हर हिंदू के घर में गीता नहीं होती, ये फैक्ट है। और जिनके यहाँ होती भी है वो उसको पढ़ते कहाँ है, या उनको मालूम का क्या कहाँ है कि उसके अंदर क्या लिखा है। सो दिस इज अनफॉर्चुनेट पार्ट, क्योंकि वो एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई और उस एंशियंट टाइम से कि वो कभी पॉपुलर ही नहीं हो पाई। ओके, सो दिस वाज अबाउट द श्रुतिज। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट श्रुतिज इज। ये पूरा एंशियंट लिटरेचर जो है दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, वन इज श्रुतिज एंड अदर इज स्मृतिज। फिर स्मृतिज में क्या है, तो ये तो श्रुतवाह, श्रुति जो वर्ड आया ये श्रुतवाह से आया। श्रुत मतलब टू लिसन, टू हियर। और ये वेद जो है पहले इनका एक्चुअली लिखित फॉर्म में कंपाइलेशन तो बाद में आया, क्योंकि लिपि वगैरह तब कहाँ डेवलप हुई थी। डू यू थिंक ऋग्वेदिक पीरियड में ये वेद लिखे गए थे? एक्चुअली लिखने का इतना ये नहीं आया था। दे वर बेसिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू हियरिंग, लाइक फादर वुड टीच हिज सन, सन वुड टीच हिज सन, और ऐसे जनरेशन से ये थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ ही ये स्प्रेड हो रहा था। ये सारी चीजें आई थी और फिर बाद में इनको फाइनली लिखित फॉर्म में कंपाइल किया गया, वो भी बाद में किया गया, जब ये बने थे तब नहीं किया था। तब कहाँ ये थे, यानी अब कैसे होगी, ऋग्वेदिक पीरियड में कौन आए थे? आर्यंस। अब आर्यंस तो नोमैड्स थे, वो कोई फॉर्मल स्कूल में थोड़ी ना जाते थे कि उनको पढ़ाई लिखाई पता है, लिखते क्या है पता है। वो लिखित फॉर्म में नहीं थे शुरू में। ओके, सो इनकी लिखने का भी जो पार्ट है वो बेसिकली लेटर वैदिक पीरियड में शुरू हुआ। एंड उस चक्कर में हो सकता है कि कई सारे वेद तो लुप्त हो गए होंगे, यानी अब सिंस दे वर नॉट रिकॉर्डेड सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, तो ऑब्वियसली उसमें से कई सारी चीजें हो सकता है कि हमको पता भी नहीं है अभी कौन कौन सी चीजें चली गई हमेशा के लिए। ओके, सो दिस वर्ड श्रुति इज बेसिकली कम्स फ्रॉम द श्रुतवा, दैट मीन्स द टू हियर। और ये सब वर्ड से बोलते ना, यानी ये सब हियरिंग के मेथड से आए और फाइनली लिखित फॉर्म में बाद में आए। फिर स्मृति क्या है? अब स्मृति वो क्लास ऑफ लिटरेचर है एंशिएंट लिटरेचर का जो इसके फॉर्म में है, यानी जिसमें ढेर सारी कहानियां लिखी, यानी जिसमें ये सारे जो वेद है इनको इफेक्टिव बनाने के लिए ढेर सारी कहानियां। तो बेसिकली स्मृतिज आर ये जो पूरा लिटरेचर, ये मन गढ़ंत लिटरेचर है, ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है। तो स्मृतिज का एक सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर है पुराण्स। ठीक है, सो देर आर 18 पुराणास। और ये जो पुराण है फिर अगले अलग अलग इसमें हर पुराण में ढेर सारी कहानियां हैं। फिर उसमें मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, लक्ष्मी पुराण और ये पुराण, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पुराण हैं जिसमें ढेर सारी कहानियां हैं और वो सारी कहानियां मन गढ़ंत है। पॉइंट इज कि इसमें जितनी भी कहानियां लिखी गई है पुराणों में, मतलब इंडिया के लोग उसको इंडिया में उसको सच मानते हैं, तो वो सब तो गलत है, यानी वो कोई अब जैसे हाउ गणपति वॉज क्रिएटेड, ठीक है, हाउ गणपति वॉज क्रिएटेड, सो गणपति वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ मड, ओके, एंड देन some elephant's head was implanted on him, और कृष्णा ने अपने बच्चे का सर काट दिया था, और तो कृष्णा ने नहीं, शिव भगवान ने अपने ये काट दिया था, फिर एलिफेंट का हेड इम्प्लांट कर दिया। तो यानी ये सारी जो चीजें हैं ये पुराणों में लिखी है। ऑलराइट, तो पुराण जो है वो कोई सच्ची कहानियां नहीं है, वो मनगढ़ंत कहानियां। तो अब उसी में स्मृति की क्लास में एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर का क्लास आता है एपिक्स, द टू मेन एपिक्स दैट वी हैव। कौन कौन सी है एपिक्स? The epics are Ramayana and Mahabharata. ठीक है, so again Ramayana and Mahabharata are what? Are stories. ठीक है, तो रामायण और महाभारत भी मनगढ़ंत कहानियां ही है, ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। और हिस्टोरिकल फैक्ट होता तो हम उसके बारे में पढ़ते हिस्ट्री में। ऑलराइट, तो वो हम उसको, महाभारत तो फिर भी ठीक है, दो एक इसमें लड़ाई हुई थी, लेकिन उसमें जितना भी मिर्च मसाला और ढेर सारी एसोसिएटेड कहानियां और ये सब उसमें ऐड हुई है,
वो धीरे धीरे ऐड हुई. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट महाभारत वॉज रिटन इन अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 1400 years, यानी 10th सेंचुरी बीसी, सॉरी यानी 1000 बीसी में जो लिखना उसकी शुरुआत हुई थी, उसका फाइनल कंपाइलेशन महाभारत का आया 400 एडी में, यानी 1400 साल के पीरियड में महाभारत बनी. ओके, तो अब वो कोई ऑब्वियसली कोई एक स्टोरी, मतलब वो कोई किसी रियल रियलिटी पे बेस्ड तो थी नहीं, वो एक इमेजिनरी स्टोरी ही है, क्योंकि उसमें ढेर सारी चीजें ऐड हुई, कहीं डिलीट हुई होंगी, और फाइनली अभी जो महाभारत पढ़ते हैं, पढ़ता तो खैर कोई नहीं है, टीवी पे जो सीरियल देखते हैं, तो वो महाभारत भी एक मनगढ़ंत कहानी है. सेम इज द केस विद रामायण. सो ये है. फिर अब इसके अलावा स्मृतिज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा क्लास ऑफ लिटरेचर आता है, वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर. बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर. ठीक है. और ये बेसिकली लिखित लिटरेचर है सारा. और उसके इसमें बुद्धिस्ट, इसमें जो भी बुद्धा के सरमन्स और ये सारी जो दी गई है, ये सारी चीजें इसमें है, लिखी है. जैन महावीर ने, वर्तमान महावीर ने क्या लिखा है वो है. तो बेसिकली आई वाज टेलिंग, आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर. तो वो दो क्लासेस में है, श्रुतिज एंड स्मृतिज. तो श्रुतिज क्या है और स्मृतिज क्या है वो हमने अभी देख लिया. ओके ओके. नाउ अनदर, अब इसमें कैसा है कि अलग अलग यहाँ पर बेसिकली लेटर वैदिक फेज में इनका इसकी शुरुआत हो गई थी स्टेट बनने की. स्टेट यानी किंगडम, किंगडम बनने की. अब जो पहले ट्राइबल लॉर्ड्स थे, छोटे छोटे ट्राइब्स थे, उनके चीफ्स थे, और यानी तुम ऐसा समझ लो कि एक ट्राइब एक गांव जितना बड़ा होगा, या उससे दो चार गांव मिला के बड़ा एक ट्राइब होगा. अब उसमें भी उनकी असेंबलीज वगैरह वो सब थी, जैसे पंचायत होती है, तो वो सारी थी. तो ये सब मिलके अभी बड़े बड़े, थोड़े बड़े किंगडम्स बनने शुरू, यानी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जब एक साथ किसी के अंडर में, छत्र छाया में आते हैं, तो उसको फिर किंगडम बोलेंगे. तो फिर उसमें कुछ डायनेस्टीज थी जिन्होंने उस पर राज किया. तो जैसे कुरु डायनेस्टी थी, जो कुरुक्षेत्र से एसोसिएटेड थी, and these Kurus gradually coalesced with the people called Panchalas, who occupied the middle portion of the Doab. ठीक है. और फिर कुरुज और पंचाल, ये दोनों की ये दोनों जो मेन ट्राइब्स थे, इनकी अथॉरिटी दिल्ली, हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर जो है जो महाभारत में उनकी कौरवों की कैपिटल हुआ करती थी, दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द प्रेजेंट डे मेरठ सिटी इन यूपी, वेस्टर्न यूपी. ठीक है. फिर ये कुरु ट्राइब की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बिकॉज महाभारत उसी से एसोसिएटेड है. और ये वॉर जो है बिटवीन टू सेट ऑफ कजन्स is supposedly was supposedly held in 950 BC. ठीक है. And these both the warring factions belong to the same clan, that is Kurus. बस इतना हिस्टोरिकल फैक्ट है. उससे उससे एसोसिएटेड जितनी भी कहानियां हैं वो सारी मनगढ़ंत है. ओके. देन फिर पंचाल किंगडम जो है वो फिर आगे काफी बड़ा हो गया था. कुरु क्लैन जो है वो इलाहाबाद की तरफ आगे चल के मूव हुआ. फिर पंचाल क्लैन बरेली, बदाऊं, फरुखाबाद, जो प्रेजेंट डे है, वहां पे था. अब ये इनके एक्चुअली वैदिक फेज, लेटर वैदिक फेज का जो एक्सपेंशन है, ये एक्चुअली दो फेजेस में हुआ. तो फर्स्ट फेज का एक्सपेंशन स्लो था, लेकिन सेकंड वैदिक फेज का एक्सपेंशन बहुत फास्ट हुआ. उसका सिंपल रीजन ये था कि इन द सेकंड फेज दीज पीपल लर्न द यूज ऑफ आयरन. अब आयरन जो है वो इस एरिया में, जो बिहार और यहाँ का पूरा एरिया, झारखंड, इस एरिया में बहुत आयरन और माइंस है. और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे स्टील प्लांट्स आज की डेट में भी, गवर्नमेंट के, प्राइवेट, टाटा स्टील इज इन जमशेदपुर. सो ये सारे ये पूरा एरिया जो है, इसमें आयरन रिच एरिया है, और आयरन का एक्सटेंसिव यूज होने लगा. तो इसके यूज की वजह से second part of the later Vedic phase expanded very fast.
तो आयरन की वजह से क्या फायदे हुए? एक तो इक्विपमेंट बन सकते थे, वेपन्स बन सकते थे, एग्रीकल्चरल फ्लो बन सकता था। देन एक्चुअली जब तुम्हारे पास कोई मेटल आ जाता है तुम्हारे यूज में, तो तुम्हारा मटेरियल कल्चर फास्ट एडवांस होता है, और फिर उससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें। सो दिस दैट इज व्हाई दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड द पीजीडब्ल्यू आयरन फेज कल्चर। और पीजीडब्ल्यू का मतलब है पेंटेड ग्रे वेयर। नाउ पेंटेड ग्रे वेयर इज अ काइंड ऑफ पॉटरी, ठीक है। सो अब ये एक पीरियड था जब एग्रीकल्चर जो है दैट वाज लाइक इट वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और उस समय एग्रीकल्चर हर कोई करता था, यानी इवन ट्राइबल चीफ भी जो होगा, किंग भी जो होगा, वो भी एग्रीकल्चर, वो भी अपनी खेती करता था। अब उसका एग्जाम्पल हमको शतपथ ब्राह्मणा में मिलता है, जिसमें राजा जनक जो था, यानी अगर राजा जनक का जो मेंशन किया गया है, हु वाज राजा जनक, ही वाज द फादर ऑफ सीता। तो सीता एक्चुअली राजा जनक को कहाँ मिली थी? खेत में मिली थी। तो और खेत में फिर राजा जनक क्या कर रहे थे? अपनी खेती तो कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि पहले राजाओं को और बड़े मतलब जो चीफ्स होते थे उनको खेती करने पे कोई टैबू नहीं था। वो धीरे धीरे जब सोसाइटी इस हिसाब से बनती गई कि इनको ये सारी चीजों से रिफ्रेन कर दिया, तो ये काम, क्योंकि इन कामों को छोटा काम मानना शुरू किया, मेहनत करने के कामों को, और फिर दिस ऑल दिस लोली वर्क्स वर असाइंड टू द लोअर कास्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। देन अब उस समय के जो मेन क्रॉप्स ये थे, वो देवर व्हीट वाज द मेन क्रॉप, व्हीट, बार्ले, और राइस का भी मेंशन किया गया है। और राइस को व्रीहि के नाम से संबोधित किया गया था वेदों में, ठीक है। फिर उसके अलावा दिस लेटर वैदिक फेज आल्सो सॉ द राइज ऑफ डाइवर्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, वीयर, स्मिथ, स्मेल्टर्स, ठीक है, आयरन वर्कर्स, ये सारी चीजें, क्योंकि आयरन अब आ गया था। अब इसमें 4 टाइप की पॉटरीज लेटर वैदिक फेज के एक्सकेवेशन में देखने को मिली है। तो वो है ब्लैक एंड रेड वेयर, फिर ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर, ऐसी 4 टाइप की पॉटरीज देखने को मिली है। और उसमें सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव जो पॉटरीज मिली है एक्सकेवेशंस के थ्रू, वो पेंटेड ग्रे वेयर की मिली है। अच्छा, फिर पॉलिटिकल फील्ड में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये जो लेटर वैदिक पीरियड था, इसमें द वैदिक पीरियड में जो असेंबलीज थी, दे लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। यानी पहले 3 4 असेंबलीज थी जिसकी हमने बात की है, जैसे सभा, समिति, विधाता और गण। और गण का हेड जो था वो गणपति। तो गणपति जो नाम है, वो वो नाम भी इस मतलब गणेश भगवान जो गणपति है वो भी गणों का राजा की तरह ही उसके वो नाम उस पे आया है। एक्चुअली प्रबोधनकार ठाकरे का एक बहुत अच्छा लेख है गणपति के, हाउ गणपति केम इनटू बीइंग, उस पे। और इट इज बेसिकली अ क्रिटिक ऑफ दैट पुराण। and who is प्रबोधनकार ठाकरे is the father of बाल ठाकरे and grandfather of उद्धव ठाकरे। तो अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वही आई वाज टेलिंग कि जो इनिशियली ये सारी जो असेंबलीज हुआ करती थी जिसमें इवन औरतों को भी आना अलाउड था, एंड मेनी विमेन आल्सो यूज्ड टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द ट्राइब, तो वो सारा सिस्टम लेटर वैदिक फेज में खत्म हो गया था। और जो विधाता नाम की असेंबली थी वो तो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई। सभा एंड समिति रिमेन्ड, लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत चेंज हो चुका था। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि सम ट्रेसेस ऑफ इलेक्शंस डू अपीयर इन दिस सभाज एंड समितिस, क्योंकि अब इवन जो टेक्स्ट के हिसाब से बुद्धास फादर वाज अ इलेक्टेड किंग और समख्य रिपब्लिक का, एंड देयर वर मेनी अदर किंगडम्स जिनको हम किंगडम नहीं बोलेंगे उसको, उनको हम रिपब्लिक बोलेंगे। देयर वर मेनी अदर एंटिटीज। वो वाई रिपब्लिक? क्योंकि उनके हेड्स जो थे वो इलेक्टेड थे। बाद में वो ऑफिस हेरिडिटरी बन जाता था, वो अलग बात थी। लेकिन वो तो खैर अभी भी इंडिया में वो परंपरा चली रही है। यहाँ पे कोई एक जैसे आता है, पार्टी बनाता है सपोज, और वो हेड बनता है, चीफ मिनिस्टर वगैरह भी बनता है, तो बाद में वो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस भी हेरिडिटरी बन जाता है। अगर उनके पार्टी की सरकार आई तो उसी का बेटा सीएम बनेगा। अब जैसे मुलायम सिंह यादव का लड़का
अगला सीएम बना जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, अखिलेश यादव. Same is the case in Bihar. See, RJD was formed by Lalu Prasad Yadav. Now he is no more in the fray. तो अभी उसका बेटा संभाल रहा है, और इनकेस अभी थोड़े बहुत वोट्स का फर्क पड़ गया, वरना अदर ही वुड हैव बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नाउ. यहाँ पर बाल ठाकरे वॉज देयर देन. अब खैर बाल ठाकरे वॉज नेवर सीएम. जब पीछे भी एक बार बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट आई थी तब ही वॉज नॉट चीफ मिनिस्टर. बट अल्टीमेटली तो शिवसेना की बागडोर किसके हाथ में है? उसके बेटे के हाथ में. उद्धव ठाकरे के बाद उसके बेटे के हाथ में आई. ये परंपरा अभी भी इंडिया में डेमोक्रेसी में ये हेरिडिटी चलती है. ठीक है, तो ये बेसिकली एक परंपरा है इंडिया में जो शुरुआत से चली आ रही. इलेक्शन भी अगर होते थे तो इलेक्शन होने के बाद वो ऑफिस हेरिडिटरी में कन्वर्ट हो जाता था. तुम डीएमके को देखो साउथ इंडिया में, द्रविड़ मुनेत्र कजगम के पहले वो के करुणानिधि वाज हेडिंग इट. नाउ हिज सन वुड बिकम द चीफ मिनिस्टर. स्टालिन जो है, इन केस देयर पार्टी कम्स टू पावर. हर जगह ही ऐसी है. कांग्रेस पार्टी में ही देख लो, कांग्रेस पार्टी भी तो एक फैमिली की ही जागीर बन के रह गई जैसा है. सो इट इज बेसिकली वो, इट इज नथिंग. ये ऐसा नहीं है कि वो वैसा करते हैं, वो इंडिया की पब्लिक को वैसा चाहिए होता है. इंडिया की पब्लिक को आदत हो गई है फैमिलीज को ये करना और उसको उसके पीछे रहना. बेसिकली दैट कल्चर एग्जिस्ट इन इंडिया. दिस हैपेंस नोवेयर इन द वर्ल्ड. तुमने कभी देखा है कि प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट बना? यूएस में सिर्फ ऐसा एक बार हुआ है. प्रेजेंटली एक ही बार, वैसे ओवरऑल शायद 2 बार हुआ है. बट द द सन हु बिकेम प्रेसिडेंट अगेन वाज, ही बिकेम ऑन हिज ओन मेरिट्स. वो इसलिए नहीं कि उसका बेटा है, वो अपनी वजह से बना. ऑलराइट, यहाँ पर सिर्फ किसी का बेटा होने की वजह से तुमको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है. सो ये बेसिकली परंपरा का पार्ट है. ओके, देन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में फिर ये किंगशिप शुरू हो गई, और किंग का एक अनक्वेश्चन कंट्रोल हुआ करता था इसके ऊपर, हर चीज के ऊपर. देन ही यूज्ड टू परफॉर्म सम यज्ञ, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, और एक और था. ठीक है, तो ये सारे यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे. अश्वमेध यज्ञ. तो इन सब के अलग अलग सिग्निफिकेंस है. दैट विल डू व्हेन विल डू पीपीटी. फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो था, इसमें बेसिकली अब 3 क्लासेस आ गए थे. वन वाज द रूलिंग क्लास जो राजा महाराजाओं की थी. देन अनदर वाज द प्रिस्टली क्लास, एंड थर्ड वाज द कॉमन पीपल. तो ये जो 4-fold डिवीजन भले ही ऋग्वेद में पुरुषोत्तम में लिखा गया था, लेकिन ये इन प्रैक्टिस नहीं आया था. क्योंकि जो वैश्याज है, वैश्य कम्युनिटी जो है, ट्रेडर्स, कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स, they were also included in agriculturists only. So actually जो वैश्य लोग हैं वो भी पहले किसान ही थे, यानी वो भी शूद्रों में ही आते थे. लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जब एग्रीकल्चर, ये इकोनॉमी का रूल होता है कि प्रोड्यूस जब होता है तो उसको एक्चुअली बेचने वाले दूसरे लोग होते हैं. तुम खुद ही सोचो ना, मान लो अब ब्रिटानिया कंपनी बिस्किट बना रही है, वो ब्रिटानिया कंपनी थोड़ी ना घर घर जाके बिस्किट बेचती है. उसको बेचने वाले दूसरे लोग होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, ये होते. So between the manufacturer and the consumer, there are another set of people. So same is the case with agriculture. Agriculture में किसान का काम है खाना उगाना, अनाज को उगाना, सब्जियां उगाना. लेकिन अब किसान थोड़ी ना वो जाके मंडियों, मतलब किसान, और उसको फाइनली मंडी में जाके बेच देना. फिर एक्चुअली जो कंज्यूमर तक वो पहुंचता है उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. सो ये जो क्लास, इस कामों में जिन लोगों ने स्पेशलाइज करना शुरू किया, वो बेसिकली वैश्य कम्युनिटी बन गई. सो दिस वाज अ कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स. और ये काम में ज्यादा पैसा है, वो तो ऑब्वियसली है ही. क्योंकि अगर तुम ऐसे भी देखोगे तो किसान को क्या रेट मिलता है सब्जियों का या अनाज का, और हम जिस एक्चुअली कंज्यूमर जिस रेट पे कंज्यूम करते हैं, और किसान को कितना, सपोज तुम 70 रुपए किलो की दाल खा रहे हो, किसान को कितने मिलते हैं उसके? 15-20 रुपए किलो. ठीक है. बीच के पैसे किस कहाँ गए? बीच में ऑफकोर्स उसमें दूसरी भी चीजें इन्वॉल्व आ गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये है वो है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा मार्जिन दूसरे लोगों को मिलता है. सो ये जो कम्युनिटी, जिन लोगों ने ये मार्जिन खाया, वो एक वैश्य कम्युनिटी थी, और कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स. और धीरे धीरे इन्होंने अपनी सोशल पोजीशन बढ़ाई, और उस सोशल पोजीशन बढ़ाने की वजह से, मतलब वो अपने आप बढ़ी. पैसे से पोजीशन बढ़ती है, वो चाहे किसी की भी हो. और फिर जब इनके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, सो दे आल्सो क्लेम्ड टू बी इन द अपर वर्नास.
तो पहले जो दो वर्ण थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इसमें इन लोगों ने भी अपने आप को इंक्लूड करवा लिया। एंड अब वो इंक्लूड करवा लिया यानी कैसे, नाउ दे वर आल्सो एंटाइटल्ड और दे आल्सो हैड द प्रिविलेज ऑफ परफॉर्मिंग द उपनयन सेरेमनी। उपनयन सेरेमनी मतलब जो जनेऊ पहनने की थ्रेडिंग सेरेमनी होती है, क्योंकि एनीवन हु इज बॉर्न इज अ शूद्रा, और इनको ट्वाइस बॉर्न कास्ट बोलते हैं। सो उनका सेकंड बर्थ होता है जब वो इनिशिएशन सेरेमनी होती है, और उसके बाद वो अपने पर्टिकुलर वर्ण में, अपने पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में फॉर्मली एंटर करते हैं एक नई लाइफ में। सो इसको द्विजा बोलते हैं ना, ट्वाइस बॉर्न। सो दिस वैश्य कम्युनिटी ऑल्सो बिकेम अ ट्वाइस बॉर्न कम्युनिटी लेटर। तो इनिशियली लेटर वैदिक फेज में वैश्यास वर ऑल्सो इक्वलेंट टू शूद्रास। फिर जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र है वो इसमें आया। गोत्र मीन्स काउ पेन। ओके, सो